बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर, उसको डिस्कस करने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटी की। तो हीट को आप जानते हैं कि हीट एक काइंड ऑफ एनर्जी है जो दो पॉइंट्स के दरमियान टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से फ़्लो करती है। अब यहाँ हम हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। तो हीट कैपेसिटी को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट की वो वाली मिकदार रिक्वायर्ड जिसकी हमें ज़रूरत होती है टू रेज़, ताकि हम बढ़ा सकें टेम्परेचर ऑफ एनी मैस ऑफ सब्सटेंस। यानी हमने कोई भी सब्सटेंस लेना है और उस सब्सटेंस का जितना चाहे मैस ले लेना है, चाहे हम 1 kg ले लें, चाहे 2 kg ले लें, चाहे 10 kg ले लें। एनी मैस ऑफ सब्सटेंस जो है उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमें उस सब्सटेंस को सप्लाई करना पड़ेगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। दोबारा सुनो, किसी भी सब्सटेंस का जितना चाहे मैस ले लेना है और उसके टेम्परेचर को हमने 1 केल्विन बढ़ाना है। अगर पहले 25 केल्विन है तो उसको 26 केल्विन करना है। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको जितनी हीट सप्लाई करना पड़ेगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो अगर हम हीट कैपेसिटी को मैथमेटिकली डिस्कस करें तो जो हीट आप सब्सटेंस को सप्लाई करेंगे उसे मैं डेल्टा क्यू का नाम दे देता हूँ। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू सब्सटेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर 1 उस सब्सटेंस के मैस के। अगर आप 1 kg लेते हैं तो 1 केल्विन टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। अगर 2 kg लेते हैं तो थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी, यानी आपको कह लो कि ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगी। तो यहाँ हम टाइम के लिहाज से बात नहीं कर रहे, हम अमाउंट ऑफ हीट के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो 1 kg सब्सटेंस को कम हीट देने से उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाएगा और 2 kg सब्सटेंस को हमें 1 kg की निस्बत ज़्यादा हीट देना पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर भी 1 केल्विन बढ़ जाए। तो एक तो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और दूसरा यही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने मैस का टेम्परेचर 1 केल्विन नहीं बल्कि 1 केल्विन से ज़्यादा बढ़ाना है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ करना है उतनी ज़्यादा हीट भी सप्लाई करना पड़ेगी। तो यहाँ से अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म हो जाए तो हमारे पास यही रिलेशन आ जाएगा डेल्टा क्यू। यहाँ एक इक्वल का साइन आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा। यहाँ वो कांस्टेंट होता है कैपिटल सी और इसके साथ ये m डेल्टा टी ऐसे ही आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में ये है मैस उस सब्सटेंस का, ये है चेंज इन टेम्परेचर, ये है अमाउंट ऑफ हीट जो हमने सप्लाई की है। और चूंकि यहाँ हम टेम्परेचर बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आप डेल्टा टी को इंक्रीज़ इन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। यहाँ ये जो हमारे पास C है, इस C कांस्टेंट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी कैपिटल C इक्वल होगा डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई की होगी और ये m डेल्टा टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू के नीचे आ जाएगा m डेल्टा टी। तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी का रिलेशन आ जाएगा। अगर यहाँ से हीट कैपेसिटी का यूनिट निकाल लें तो डेल्टा क्यू हीट है, एनर्जी है, इसका यूनिट होगा जूल, मैस का यूनिट होगा kg और टेम्परेचर का SI यूनिट होगा केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास हीट कैपेसिटी का जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा जूल पर मोल, मैस का होगा kg, तो ये आ जाएगा जूल पर kg पर केल्विन। ये हमारे पास हीट कैपेसिटी का यूनिट होगा।
अभी हमने बात की है एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अब यहाँ हम बात करने लगे हैं स्पेसिफिक अमाउंट की, इसलिए हमने इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम दे दिया है। तो याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम उस सब्सटेंस का एनी मैस नहीं बल्कि 1 kg कंसीडर करेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम उसका लेना है सब्सटेंस का। 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हम जितनी हीट उसको सप्लाई करेंगे उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देंगे। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हमारे पास होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला हम चाहें तो यहीं से बना सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S के साथ। ये इक्वल आ जाएगी अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q और डिवाइड में हमारे पास ये आ जाएगा M डेल्टा T। यहाँ ये जो मैस है वो हम स्पेसिफिक ले रहे हैं, तो याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सब्सटेंस का जो ये मैस है इसकी वैल्यू हमारे पास 1 kg होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट भी जूल पर kg पर केल्विन होगा। तो ये हमने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस किया। आपको रिवाइज करवा देता हूँ। किसी भी सब्सटेंस की किसी भी अमाउंट का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, यानी अगर पहले 25 केल्विन है उसको 26 करने के लिए, 27 है तो 28 केल्विन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। और अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 kg का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना हो तो फिर हम जो हीट सप्लाई करेंगे उस अमाउंट ऑफ हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। अब हम एक छोटा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं। आपकी बुक में ये लाइंस लिखी हैं 1 kg ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि हमारे पास अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं लेकिन डिफरेंट सब्सटेंसेस का हमने 1 kg लिया है, तो 1 kg में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। 1 kg ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ़र्ज़ करो हमारे पास ये 2 वेसल हैं, इनमें हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेस हैं और हमने दोनों का 1 kg ले रखा है। लेट्स सपोज इस सब्सटेंस के 1 kg में है 5 मॉलिक्यूल्स और ये वाला सब्सटेंस जो है इसके 1 kg में हमारे पास लेट्स सपोज 7 मॉलिक्यूल्स हैं। तो दोनों का हमने लिया 1 kg ही है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं। तो अगर मैंने दोनों का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना हो तो अब आप मुझे सोच के बताएं, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं उसमें ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगी या जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हैं उसमें हीट ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि जिस कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं उधर टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हम जो हीट सप्लाई करेंगे, यहाँ हीट जो सप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू इधर सप्लाई करने वाली हीट से ज़्यादा होगी। तो इधर अमाउंट ऑफ हीट कम होगी जो सप्लाई करेंगे, इधर अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा होगी। ये डिफरेंस इस वजह से है कि इधर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, इधर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हैं। यही लाइनें उसने आपकी बुक में इस टॉपिक के ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखी हैं, जिसमें वो लिख रहा है 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। कहता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के 1 किलोग्राम में डिफरेंट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात इट इज़ प्रेफर्ड, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं किस चीज़ को, टू कंसीडर ए क्वांटिटी कॉल्ड मोल। तो हम फिर एक क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं जिसका नाम है मोल। आप जानते हैं मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, केजी भी, लेकिन 1 kg में डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए हम मोल को प्रेफर कर लेते हैं। अब मोल को क्यों प्रेफर करते हैं? सिंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कि हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लें, कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। तो चूंकि हर सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं इसलिए हम
केजी की बजाय मोल को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ इसी वजह से हम स्पेसिफिक हीट की बजाय, जो कि मैस की टर्म्स में थी, हम मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करते हैं। और इस चैप्टर में हम चूँकि बात कर रहे हैं गैस की, यानी हम गैस को एज ए वर्किंग सब्सटेंस ले रहे हैं, तो अब हम गैस के लिहाज से स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करेंगे और हम गैस का 1 मोल लेंगे। तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमें चाहिए ताकि हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन बढ़ा सकें। और चूंकि यहाँ हम वर्किंग सब्सटेंस गैस को ले रहे हैं, इसलिए मैंने सब्सटेंस की जगह गैस लिख दिया है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को हम डिफ़ाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन इज़ कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को भी हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सबस्क्रिप्ट में ये नीचे N लिख दिया जाता है नंबर ऑफ़ मोल्स की वजह से, क्योंकि हम यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से बात कर रहे हैं और हमने 1 मोल ले रखा है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल होगी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ गैस to raise its temperature by 1 Kelvin. Amount of heat required to raise temperature of 1 mole of gas by 1 Kelvin is called molar specific heat. अगर मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट निकालें तो डेल्टा क्यू का यूनिट हमारे पास आ जाएगा जूल। यहाँ हमने नंबर ऑफ़ मोल्स लिए हैं, ये ऊपर जाके पर मोल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जूल पर मोल, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, ऊपर जाके पर केल्विन बन जाएगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का हमारे पास यूनिट आ जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट में फ़र्क ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने 1 kg लिया था और यहाँ हमने मोलर स्पेसिफिक हीट में 1 मोल लिया है। एक और बात, जो हमारे पास सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं उनमें जो चेंज इन वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा एप्रिसिएबल नहीं होता। गैसेस में थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ गैसेस की बात कर रहे हैं। ये लाइनें भी उसने आपकी बुक में उसी पैराग्राफ में डिस्कस की हुई हैं। अब चूँकि टेम्परेचर चेंज होने से गैसेस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है और प्रेशर भी चेंज हो जाता है, लिहाजा अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करना चाहते हैं तो हम उसको कांस्टेंट प्रेशर की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने 1 मोल ऑफ गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ले रखा है तो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो इसे हम Cp से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो है उसे हम Cp के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन। यानी ये डेफिनेशन वही वाली है, टेम्परेचर हमने 1 मोल का ही बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 केल्विन ही बढ़ाना है। लेकिन यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई है कि हमने गैस को कांस्टेंट प्रेशर में ले रखा है। तो अगर गैस कांस्टेंट प्रेशर पर मौजूद है और 1 मोल है उस गैस की अमाउंट, तो 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हम जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे उसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं और इसको Cp के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ Cp जो है हमारे पास, उसका फार्मूला आ जाएगा Cp इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ याद रखिएगा हमारे पास ये जो N है नंबर ऑफ मोल्स, इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि हम गैस का 1 मोल कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो अब हमने 1 मोल ऑफ गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम
की कंडीशन में रख लेना है। तो अगर 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना हो और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में बढ़ाना हो, तो हम जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे उसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का नाम देते हैं और इसको CV से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी आपके पास CV का फार्मूला आ जाएगा, CV इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन। यहाँ भी याद रखिएगा हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 1 मोल होती है। अब हम CP और CV की टर्म्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर की। तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो आप हीट सप्लाई करेंगे वो दो कामों में यूज़ होगी। एक तो जो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा जो है वो वर्क डन होगा। लेकिन अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी, क्योंकि हमने वॉल्यूम तो कर दिया कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास ये वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि वर्क डन थर्मोडायनामिक्स में होता है P डेल्टा V। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा V की वैल्यू ज़ीरो है, तो वर्क डन भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि QV जो है वो डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 मोल ऑफ गैस को जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। तो QV जो है वो हमें यहाँ से मिल सकता है। ये थी कांस्टेंट प्रेशर पर, इसको हम डेल्टा QP या QP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसको हम QV या डेल्टा QV से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर QV की वैल्यू निकालनी है तो ये N डेल्टा T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चूँकि N 1 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। यानी हमारे पास असल में आना है QV इज़ इक्वल टू CV N डेल्टा T। लेकिन चूँकि हमने नंबर ऑफ़ मोल 1 लिए हैं तो ये N की वैल्यू जो है ये हमारे पास 1 हो जाएगी। तो QV इक्वल आ जाएगा CV डेल्टा T के। लिहाजा हम लिख सकते हैं इस QV की जगह CV डेल्टा T को। तो QV की जगह आ गया CV डेल्टा T और ये इक्वल आ जाएगा डेल्टा U के। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमने जितनी हीट सप्लाई की होगी वो ये होगी और ये सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर की। तो एट कांस्टेंट प्रेशर दोनों काम होंगे, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और वर्क डन बाय सिस्टम भी होगा। लेकिन अगर हम QP की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो QP किसके इक्वल होगा? यहाँ से N डेल्टा T को इधर ले जाओ तो आपको QP मिल जाएगा। और चूँकि N 1 है, जैसे मैंने ये लिखा, तो हमारे पास QP जो है वो इक्वल आ जाएगा CP डेल्टा T के। तो ये है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और ये है चेंज इन टेम्परेचर। ये है हीट सप्लाइड टू गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। और N हमारे पास 1 है क्योंकि हम 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।